अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप मोहम्मद साकिब आजमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के। आई होप कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स को देखे होंगे। अब तक प्लांट रेस्पिरेशन के बारे में या फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट, जो क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा से डिफिकल्ट भी होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बच्चों को। बट याद करना है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें 3 लेक्चर ऑलरेडी आपके आ चुके हैं, जिसमें से पिछला लेक्चर आपका फर्मेंटेशन के बारे में था। तो अभी तक हमने बात की है, क्योंकि हमें पता है कि जो रेस्पिरेशन, स्पेशली सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, वो 2 टाइप का होता है। एक है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन और दोनों रेस्पिरेशन को हमें पढ़ना है। उसमें से हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पहले ही बात कर ली है, पिछले लेक्चर में हमने उसको कंप्लीट कर लिया। हालांकि इन दोनों लेक्चर के बीच में गैप ज्यादा हो गया। बीच में मैंने बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर बनाया और सेल डिवीजन के बनाया और कुछ चैप्टर्स के बारे में बनाया, बट वो वाला चैप्टर अधूरा रह गया था, तो मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पे। तो आप देख रहे हो क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में आपको डिफरेंस बताइए। सिंपली आप जानते हो कि एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये वो रेस्पिरेशन होते हैं। एक रेस्पिरेशन है कि जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, और एक वो रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। तो रीजन क्या है, ये तो मैंने पहले ही बताया कि 2 टाइप की सेल है। ये डिपेंड करता है सेल पे, टाइप्स ऑफ सेल पे। और हम जानते हैं 2 टाइप की सेल है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ऑफकोर्स इनके पास क्या नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास नहीं है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो ऑफ कोर्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो फिर ये क्या करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि इनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म होता है, या एरोबिक रेस्पिरेशन टाइप का सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा दूं कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट कुछ चीजें आपने पढ़ी होंगी एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि उसमें वो सिर्फ 2 स्टेप में हुआ। क्योंकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उनके पास सिर्फ पाया था, लेट मी राइट इट हियर, उसमें पाया था सिर्फ साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है, उनके पास पाया जाता है आपका साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल। जब दोनों चीजें पाई जाए तो वहां पे क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। जो साइटोप्लाज्म आपका है, इसमें सिर्फ 2 चीजें हो सकती है। या तो एक पहला स्टेप जिसमें ग्लूकोज का पार्शियली ब्रेक डाउन होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, एंड सेकंड जो स्टेप होता है इसमें होता है वो फर्मेंटेशन। क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो जो ग्लूकोज आपका पायरुविक एसिड में चेंज हुआ है, मतलब आपका ग्लाइकोलिसिस क्या होता है कि वो स्टेप है जिसमें ग्लूकोज को 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गोना बी कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड गोना बी सिंथेसाइज ओवर देयर, उसमें चेंज हो गए। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि ये पार्शियली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो इस पायरुविक एसिड को हम फर्दर ब्रेक डाउन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज देंगे। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो अल्टीमेटली एक और दूसरा स्टेप इसमें होता है, उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से ये पायरुविक एसिड चाहे तो आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, या फिर आपका एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसके बारे में, इसको हमने फर्मेंटेशन कहा था। तो ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन दोनों चीजें क्लियर। ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना, और ये प्रोसेस होता कहां पे, ऑफ कोर्स साइटोप्लाज्म में। अब देखो, एक यूकैरियोटिक सेल के पास है साइटोप्लाज्म, इसका मतलब वो ग्लाइकोलिसिस तो करेगा ही करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज के पास माइटोकॉन्ड्रिया है, तो फर्मेंटेशन ना करके, फर्मेंटेशन तो मजबूरी में करना पड़ता है। फर्मेंटेशन का मतलब है कि अगर सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वो क्या करेगा, वो जो बच्चे तो वो क्या करता है, पायरुविक एसिड स्टे नहीं, पायरुविक एसिड की फॉर्म में ये ज्यादा टाइम तक रहेगा नहीं, ये
या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा या फिर आपका एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस वहां पे होता है। तो पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड या एथिल अल्कोहल में मजबूरी में कन्वर्ट करना पड़ा, उसके लिए फर्मेंटेशन हुआ। बट यहाँ पे दूसरे केस में जब आपकी सेल आपकी यूकैरियोटिक है एंड ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी है, ऑक्सीजन भी वहां पे अवेलेबल है, तो साइटोप्लाज्म में आपका ग्लाइकोलिसिस तो होगा ही होगा, क्योंकि जैसे ही ग्लूकोज इंटर करता है आपकी सेल के अंदर तो वहां पे साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ये वाला रिएक्शन होना ही होना है। तो वो रिएक्शन होगा, ग्लाइकोलिसिस का पूरा आपका ग्लाइकोलिसिस पाथवे चलेगा, एक लंबा सा रिएक्शन चेन। उसके बाद जो बना हुआ आपका क्या बनता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना। अब पायरुविक एसिड कहाँ पे चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसका मतलब जो रेस्ट ऑफ रिएक्शंस है, रेस्ट ऑफ स्टेप्स है, बचे हुए कंप्लीट ब्रेकडाउन जो ग्लूकोज का होना है या पायरुविक एसिड जो है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए कहां पे चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं तो ऑफ कोर्स उसके साथ फर्मेंटेशन होगा उस पायरुविक एसिड के साथ। तो इस पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन कब नहीं होगा, जब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो यहां पे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो ये देखा जाए तो उसके बाद दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दो तीन इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट इवेंट के बारे में बात करें तो पहला इवेंट ये होता है कि जो ग्लूकोज आपका पायरुविक एसिड में चेंज हुआ है, आपका पायरुविक एसिड में चेंज हुआ है, उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। और इससे 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्रोड्यूस किया जाए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। क्योंकि एक पायरुविक एसिड 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा, तो क्योंकि एक ग्लूकोज से कितने मॉलिक्यूल बने पायरुविक एसिड, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा जब कंप्लीट दोनों पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होगा। लेकिन उससे पहले और उसके बाद दूसरा स्टेप ये होगा कि जब, या दूसरा इवेंट ये होता है, पहला तो ये हो गया कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड एंड रिलीज 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 वहां पे रिलीज हुआ। दूसरा ये होता है कि जब ये पायरुविक एसिड ब्रेक होता है तो उस टाइम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो आपका जो हाइड्रोजन के साथ, जो हाइड्रोजन के फॉर्म में होता है या हाइड्रोजन का पार्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। और उस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें एनर्जी होती है, तो इनको भेज दिया जाता है किसमें, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेज दिया जाएगा, जो इनकी एनर्जी को निकालेगा और हाइड्रोजन को इतना वीक करेगा कि वो किसके साथ रिएक्शन कर जाए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाए। हाफ O2 लिख देता हूं, हाफ O2, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाए ये हाइड्रोजन। इसमें से इतनी एनर्जी निकालनी है कि ये H2 जो हाइड्रोजन है, इतना इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए कि ये किसके साथ रिएक्शन कर जाए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाए और क्या बना ले, H2O बना ले। तो ये होना है इनके साथ। तो ये इस तरीके से ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो यहाँ पे होने हैं। पहला इवेंट क्या है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन और CO2 मॉलिक्यूल निकलेगा। दूसरा, जो हाइड्रोजन के पार्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेजकर हाइड्रोजन को की एनर्जी को या उसके एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से निकाल लिया जाए कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O में बदल जाए। तो जो रेस्पिरेशन के टाइम पे जो ऑक्सीजन थी उनका अभी तक कोई यूटिलाइजेशन नहीं था, अभी तक कोई भी उनका इस्तेमाल नहीं था, बट फर्स्ट टाइम दे गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड हुई है इस प्रोसेस में। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब आपका पायरुविक एसिड चला जाएगा तब ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होगी, अदरवाइज इससे पहले कोई भी इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं है। ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे ऑक्सीजन का कोई भी रोल नहीं था, इसीलिए जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, ऑफ कोर्स उनके पास ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में किसी ऑक्सीजन की ऑक्सीजन का रोल नहीं होता। ओके, तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि, या फिर अगर थोड़ा सा टफ लग रहा है मैं सिंपल सा समझा दे रहा हूं कि यहाँ पे होने क्या वाला है। देखो पहला तो प्रोसेस होना, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपका 2 पार्ट है। एक तो हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा उसके अंदर पाया जाने वाला ग्राउंड सब्सटेंस जिसको हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं, और सेकेंड उसकी मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन होती है क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। तो जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम इनर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं,
ऑफ कोर्स फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की ही बनी होती है, बट थोड़ा से इनका केमिकल कंपोजिशन अलग होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आपका पहला जो है वो मैट्रिक्स है, सेकंड आपका इनर मेम्ब्रेन है। देखो फर्स्ट वाला जो मैंने कहा, फर्स्ट इवेंट होता है मैट्रिक्स के अंदर, मतलब पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होगा, मैट्रिक्स के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो एटीपी सिंथेसाइज करने का जो प्रोसेस होगा, यहाँ पे भी एटीपी को भी सिंथेसाइज किया जाएगा। किसकी हेल्प से, इस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, जो हाइड्रोजन का पार्ट था उस एनर्जी का यूज करके एटीपी को सिंथेसाइज किया जाएगा और उसके सिंथेसिस का काम कहाँ पे होगा, इनर मेम्ब्रेन के अंदर। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट है। अगर यहां पे भी नहीं समझ में आया, सिंपल सी चीज है, ये याद रखें कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो 5 स्टेप में होता है। फर्स्ट आपका क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। अगर आपने पिछले वाले लेक्चर को देखा होगा तो मैंने सिंपली उसमें बताया था 5 स्टेप में होता है। फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, थर्ड है आपका टीसीए साइकिल, या इसको हमने क्रेब्स साइकिल कहा। फिर उसके बाद आपका होगा ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और लास्ट में आपका होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ये 4-5 जो स्टेप है ना, 4-5 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम ये इन इवेंट्स को 5 स्टेप में कन्वर्ट कर देते हैं। सॉरी, इन स्टेप को, ग्लाइकोलिसिस को छोड़ के ऑक्सीडेटिव टीसीए साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इसमें से हमने ग्लाइकोलिसिस को नहीं रखा क्योंकि ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन पाथवे दैट कैन बी सीन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड व्हाट अबाउट द ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा है और रेस्ट जो रिएक्शंस है वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। अब इसमें जो आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड टीसीए साइकिल या क्रेब्स साइकिल, ये दोनों के दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, या दोनों के दोनों जो प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, वो होंगे आपके मैट्रिक्स के अंदर। और रेस्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। सेकंड है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एडीपी के साथ एक फॉस्फेट ऐड करना, जिससे एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाए, एटीपी में कन्वर्ट हो जाए। तो मतलब एटीपी के सिंथेसाइज करने को हम बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, मैं जब प्लांट रेस्पिरेशन, प्लांट फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स हम जब पढ़ेंगे तो उसमें भी इस चीज को समझेंगे कि आखिर फॉस्फोरिलेशन क्या है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के साथ क्या करना कि फॉस्फोरिलेशन या फिर एटीपी को सिंथेसाइज करना। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब ये सारी चीजें देखो, अब हम इसमें से सारी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, एक स्टेप के बारे में आज बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा से टीसीए साइकिल या क्रेब्स साइकिल को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा और लंबा भी है। तो हम सिर्फ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन को समझ लेते हैं। देखो ग्लूकोज क्या के साथ क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज के साथ हुआ ग्लाइकोलिसिस, और ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। नाउ दिस pyruvic acid, both pyruvic acid gonna be transported inside the mitochondria, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सारे प्रोसेस होंगे। पहला ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ही होगा। अब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे क्योंकि पायरुविक एसिड जो है उस 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है और ये इसको भेजना है कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट करना है टीसीए साइकिल में, क्रैब साइकिल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंस क्रैब ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसके बारे में बताया था, इसीलिए इसको क्रैब साइकिल भी बुलाया जाता है। तो क्रैब साइकिल में हमें ट्रांसपोर्ट करना है, बट पायरुविक एसिड डायरेक्टली उसमें जा नहीं पा रहा, उसको रिसीव करने वाला जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है वो उसको रिसीव ही नहीं कर पा रहा। तो इसको क्या करना है ना, 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल में बदल देते हैं। तो उस पायरुविक एसिड को हम यहाँ पे किस में बदलेंगे, एस्टिल को एंजाइम में बदल देंगे। ये होगा पायरुविक एसिड को
जो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल जिसको हम एसिटिल कोएंजाइम में बोल रहे हैं, उसमें बदलने को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन किया जाएगा, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दो, इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को ही हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोल रहे हैं। अब इस काम को करने में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? देखो सिंपली क्या होता है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है आपका, लेट मी राइट इट हियर, इसको बोलते हैं पायरुविक एसिड डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इस एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। तो ये एंजाइम नाम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या कर रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन कर रहा है। इसमें से जो एक्टिव जो हाइड्रोजन होते हैं, जिनके पास एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन हाइड्रोजन को ये निकालने का काम करेगा। अब सिंपल सा है, आपका पायरुविक एसिड, यहाँ पे मैंने लिख दिया पायरुविक एसिड। अब इस पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करना है एसिटिल कोएंजाइम में, उसके लिए 2 कोएंजाइम की भी जरूरत पड़ेगी। आपने सुना होगा उनका नाम, कोफैक्टर्स। बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जो ऐसे डायरेक्ट काम नहीं करते। तो जो ये पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज है ना, ये डायरेक्ट काम नहीं कर रहा, उनको एक्टिव करने के लिए कुछ उनकी भी जरूरत पड़ती है, कुछ कोफैक्टर या कोएंजाइम की जरूरत पड़ती है। एक यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक तो आपका होगा कोएंजाइम ए और एक होगा आपका NAD। ठीक है, NAD की भी जरूरत पड़ेगी। मैंने पिछले लेक्चर में इनके बारे में, इनका नाम, फुल फॉर्म, सारी चीजें बताई। तो ये तीनों चीजें आपस में क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं और पायरुविक एसिड को बदल देती हैं किसमें, एसिटिल कोएंजाइम में। प्लस आपका क्या बन जाएगा, प्लस आपका बन जाएगा एसिटिल कोएंजाइम में, प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे CO2। एक तो CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस होगा क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, प्लस जो हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन जो निकलेगा वो NAD को चेंज कर देगा NADH प्लस HO2। ठीक है, इसमें बदल देगा। कहाँ पे ये प्रोसेस हुआ? ऑफ कोर्स मैट्रिक्स में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है। किस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है? पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया। तो सिंपल सी चीज है। तो कुछ आपने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं ना कि डायरेक्ट ऐसे काम नहीं करते, उनको जरूरत पड़ती है किसकी, ऐसे कुछ कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है, तब जाके वो एक्टिवेट होते हैं। तो उस कोफैक्टर का नाम या फिर उस कोएंजाइम का नाम है, एक तो हो जाएगा कोएंजाइम, ठीक है, ये खुद, और एक NAD, ये दोनों साथ में मिलके क्या करते हैं, पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं एसिटिल कोएंजाइम में। उससे डिकार्बोक्सिलेशन होता है और CO2 निकलता है, और साथ ही साथ जब हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, CO2 निकला, हाइड्रोजन निकला, जैसे ही निकला तो NAD वहां पे इसीलिए गया था, इसीलिए उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। NAD तुरंत उसने उसको क्या किया, कैप्चर किया, और किस में कन्वर्ट हो गया, आपका NADH प्लस आपका NADH प्लस H उसमें कन्वर्ट हो गया। तो यहां तक आपकी समझ में आ गई। ये तो फर्स्ट स्टेप था। अब ये जो एसिटिल कोएंजाइम है ना, ये इन्वॉल्व हो सकता है, नेक्स्ट वाले स्टेप में जा सकता है, जिसको हम TCA साइकिल या क्रैब साइकिल बोलेंगे। ये भी मैट्रिक्स के अंदर ही होगा। रेस्ट आपके रिएक्शन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, दोनों के दोनों प्रोसेस कहाँ पे होने हैं, आपके इनर मेम्ब्रेन में होने हैं। तो यहां तक आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी चीजें क्लियर है। तो हमने समझा यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, जो कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, इन केस इसलिए क्योंकि आपका वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है, इसीलिए वहां पे क्या हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। और इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देयर विल बी नो एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि वहां पे ये सारे के सारे स्टेप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो ये सारे स्टेप होंगे नहीं। तो जो पार्शियली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, दैट विल रिलीज ओनली टू मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो उसके, और एक चीज और, आपने यहाँ पे देखो, पहला स्टेप तो हुआ ग्लाइकोलिसिस, आपके पास ऑलरेडी 2 मॉलिक्यूल ATP के हैं और 2 मॉलिक्यूल NADH के हैं, ये आप पहले से ही नोट करके रखें। नेक्स्ट वाले स्टेप में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में जब हम समझेंगे ना क्रैब साइकिल के बारे में, तो वहां पे भी बहुत सारे प्रोड्यूस होंगे। तो हम जब उनको
ओवरऑल हम सबको काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए, कितने एनएडीएच प्रोड्यूस हुए, तो ये सारी चीजें लास्ट में हम लोग काउंट करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको मुझे समझाइए। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को एक बार में नहीं समझ में आया हो, तो एक बार लेक्चर को आप दोबारा से देख लीजिएगा। और अगर आपके डाउट्स हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। तो आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।